नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए शुभांशु शुक्ला, आईएसएस से अनडॉक होकर धरती के लिए निकला स्पेसएक्स ड्रैगन। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन निर्धारित। बिहार की वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के शामिल होने से जुड़े खुलासे के बाद बिहार की सियासत में जारी है बवाल। तेजस्वी के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जिन दलों के मतदाता बांग्लादेश और म्यांमार के हैं वही वोट कटने की चिंता से परेशान। चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात। कहा, दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध न केवल हमारे बल्कि दुनिया के लिए भी फायदेमंद। मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने और प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलने पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें देने का किया ऐलान। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के भी दिए संकेत। रूस को लेकर जारी कर सकते हैं बड़ा बयान। और कम हुई महंगाई। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 2.1% के स्तर पर पहुंची। 6 साल का सबसे निचला स्तर। सब्जियों, दालों और मांस मछली के साथ ही दूध के दामों में कमी से हुई गिरावट। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी की यात्रा शुरू कर चुके हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उनके 3 नए अन्य सहयोगी अंतरिक्ष यात्री भी शुभांशु के साथ ही धरती पर वापसी कर रहे हैं। करीब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया तट पर भारतीय समय के अनुसार मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे के करीब उतरने की उम्मीद है। राकेश शर्मा की 1984 की यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर जारी सियासी बयानबाजी जारी है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में बिहार में मौजूद विदेशी नागरिकों की जानकारी बाहर आने के बाद से पूरा मामला राजनीतिक रूप से और गर्मा गया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक पूरी प्रक्रिया पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को जमकर घेरा है। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग मुस्तैदी से काम कर रहा है। 88% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस मामले में हो रहे तमाम खुलासों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार एसआईआर के तहत घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। इन विदेशी लोगों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाने वाली उचित जांच के बाद यदि ये मामला सही पाया जाता है तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ मामले में बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी इस मामले में आक्रामक हैं। एनडीए ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा है कि बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है या किसी भी देश से है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में से होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ रही है। एनडीए का कहना है कि जिन राजनीतिक पार्टियों के मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं,
जिसके वोट कटने से इनको चिंता होगी वही परेशान है। इस बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में बयानबाजी के दौरान भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके। तेजस्वी का दावा है कि राज्य के 7,90,000 मतदाताओं के नाम काटे जाने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक हताशा का प्रतीक बताया है। सूत्र बताते हैं, हम वो सूत्र वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर सूत्र मूत्र जैसे घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। इसलिए बौखलाहट में आप चाहे जितना सूत्र मूत्र बो दें, बिहार की जनता अब आपकी सराहना को पहचान चुकी है। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए। और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चुनावी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार में 80% से ज्यादा मतदाताओं ने अपना मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म भर दिया है। ऐसे में साफ है कि लोग चुनाव आयोग की प्रक्रिया के साथ हैं। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन का दौरा चल रहा है। इस दौरान उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 9 महीनों में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। ये सीमा पर तनाव के समाधान और वहां शांति बनाए रखने की हमारी क्षमता का परिणाम है। ये पारस्परिक रणनीतिक विश्वास और द्विपक्षीय संबंधों के सुचारू विकास का मूल आधार है। अब ये हमारा दायित्व है कि हम सीमा से संबंधित अन्य पहलुओं, जिनमें तनाव कम करना भी शामिल है, पर ध्यान दें। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. नई दिल्ली में CII द्वारा आयोजित GCC शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs का प्रभावशाली विस्तार जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में औसतन हर सप्ताह एक नया GCC स्थापित किया गया, जिससे ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश की GDP में GCC सेक्टर का योगदान $68 बिलियन का है, जिसके 2030 तक बढ़कर 150 से 200 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। Average, 1 new GCC per week was set up in the year 2024. Approximately 50% of all Fortune 500 companies have set up their GCCs in India. And they employ together, all the GCCs in India employ nearly 2.16 million professionals. And the CAGR at which it has grown is 11% over the last 5 years. And this number of 2.16 million is expected to go to 2.80 million by 2030. $68 billion as direct gross value addition. That is around 1.6% of our national GDP. By 2030, the gross value addition from GCCs could potentially range between $150 billion to anyway $200 billion. वित्त मंत्री ने कहा कि स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में AI कौशल की पहुंच सबसे ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि 2016 से भारत में एआई प्रतिभाओं की संख्या में 263% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक प्रमुख एआई केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। हाल ही में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भी भारतीय एआई की मजबूत होती स्थिति का जिक्र किया गया है। Since 2016, India has the highest penetration of AI skills. I don't want to gloat with this figure. I don't want to say, we've done it all. No. But the fact remains that the emphasis of the government to push for technology-related skilling, upskilling, and so on is showing an outcome. And AI talent concentration was also measured. AI talent concentration in India has grown 263% since 2016 and positioning the country as a major AI hub. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के लक्ष्य को साकार करने में भारत के जीसीसीज यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के साथ साथ जीसीसीज नवाचार, तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर्स के क्षेत्र में प्रभावी काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सीआईआई के बैनर तले जीसीसी बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि जीसीसी के माध्यम से भारत में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं। इसमें 35% भागीदारी महिलाओं की होगी। There are very substantive benefits available not just to employees but to employers as part of this new initiative of the government. The scheme would start on 1st August. It has an overall outlay of 1 lakh crores. So it's a very ambitious scheme. It aims to generate employment of 3.5 crores, out of which 1.9 crores are going to be first-timers. GCCs being like a huge engine of revenue, of growth, of employment, that is what attracts our attention, particularly now that it has achieved so much of a scale. And the kind of range of services that GCCs are now engaging with, product development, operations, BPOs, engineering, software, these are all areas in which you all are already working and are growing further in diverse ways. The point that came to my mind was, what is it that we have done? What is it that we have done right that has enabled such a big audience today to come together, which shows the scale of operations already in this sector. महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई। ये अक्टूबर 2023 के बाद से थोक महंगाई की सबसे कम दर है। इससे पहले मई में थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर 0.39% पर आ गई थी, जबकि पिछले साल जून में ये 3.43% रही थी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले थोक महंगाई दर में 90% से ज़्यादा की गिरावट आई है। उद्योग मंत्रालय ने बताया कि जून 2025 में महंगाई दर में कमी आने की मुख्य वजह क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और बेसिक मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होने से ये गिरावट आई है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की कीमत भी कम हुई है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 3.75% की गिरावट आई, जबकि इसमें मई में 1.56% की गिरावट आई थी। सब्जियों की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। जून में सब्जियों की कीमतों में 22.65% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई में ये 21.62% थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के मामले में थोक महंगाई दर इस साल जून में 1.97% रही, जबकि मई में ये 2.04% थी।
आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करदाताओं को रिफंड मिलने में पहले की तुलना में आसानी हुई है। साल 2013 में जहां रिफंड वापस मिलने में 90 दिनों से ज़्यादा का वक्त लगता था, वहीं 2024-25 के लिए औसतन 17 दिनों में आयकरदाताओं का रिफंड उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। मतलब साफ है कि आयकर रिफंड मिलने के समय में अब 81% की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-2014 में करीब 83,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो 2024-25 में बढ़ करके 4.76 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए, जो बीते 10 सालों में ये 474% की बढ़त है। इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने में आयकर विभाग की ओर से जारी सुविधाओं से करदाताओं को काफ़ी मदद मिली है। वहीं कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 274% बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो साल 2013-2014 में सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए था। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न में फर्जी कटौती और छूट के दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए देश भर में बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया है। आयकर विभाग ने ऐसे संगठित रैकेट्स और गलत रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाने पर लिया है, जो टैक्स कानूनों के लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में आज से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई है। इस अभियान में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और तीसरे पक्ष से प्राप्त वित्तीय डेटा का इस्तेमाल करके संदेहास्पद पैटर्न को पहचाना जा रहा है। आयकर विभाग ने ट्रस्ट टैक्सपेयर्स फर्स्ट नीति के तहत पिछले 1 साल में संदिग्ध टैक्सपेयर्स को सुधार का मौका देने के लिए ईमेल, SMS और कैंपस प्रोग्राम के जरिए जागरूक करने का भी काम किया था। अब तक करीब 40,000 टैक्सपेयर्स ने अपने आयकर रिटर्न में सुधार किया है, जिससे कुल 1,045 करोड़ रुपए के फर्जी टैक्स राशि को वापस लिया गया है। आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में और कड़ी निगरानी की जाएगी। अगर किसी करदाता ने गलत जानकारी देकर छूट का दावा किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने नागरिकों से टैक्स नियमों का पालन करने की अपील की है और किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आने की हिदायत दी है। नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय संस्कारों और सेवा भाव के कारण ही भारतीय विकास परिषद अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास परिषद ने किया और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये दोनों का योग हुआ कि इतने सालों के बाद भी आज और रिलेवेंसी के साथ और उपयुक्तता के साथ भारत विकास परिषद काम कर रही है। सेवा को संगठन से, संगठन को संस्कार से और संस्कार को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य संस्कृति भारत विकास परिषद ने बनाया और इसको आगे भी बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा के सागरा टाउन में 88 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इसे कर्नाटक के क्षेत्रीय संपर्क में एक बड़ी छलांग और परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकास को गति देने वाला कदम बताया। कर्नाटक में नवनिर्मित शरावती पुल मलनाड और तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार लाएगा। साथ ही सिगंदूर, चौदेश्वरी और कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिरों जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों तक पहुंच को भी आसान बनाएगा। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 367 के 47 किलोमीटर लंबे बीदर हुमनाबाद खंड के चौड़ीकरण से कलबुर्गी और बीदर जिलों के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। NH-75 के शिरडी घाट खंड में किए गए जीर्णोद्धार कार्यों से मानसून के मौसम के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण मंगलुरु बेंगलुरु कॉरिडोर पर सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विकास हुआ है। 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 6,707 किलोमीटर थी और 2025 में यह बढ़कर करीब 9,424 किलोमीटर हुई है। कर्नाटक के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। इसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम कर रहे हैं और मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए आने वाले हमारे जब 5 साल पूरे होंगे तो कर्नाटक में हम 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य पूरे करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। राज्यसभा में सांसद के रूप में नई भूमिका के लिए मनोनीत पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में श्रृंगला ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय कूटनीति की सफलता पर खास बातचीत की। वो एक्सपर्ट है विदेश मामलों के अंदर और अब उन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर हर्ष श्रृंगला की। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और वो किस तरह से देख रहे हैं अपने इस नए अवतार को। सर नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब आप एक नए अवतार में नज़र आएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं अपने इस नए रोल के बारे में? पहले तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना भारी जिम्मेवारी सौंपा है और इन्होंने सोचा है कि मैं इस जिम्मेवारी का काबिल हूं। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं जनता के हित में और देश के हित में जो मैं कर सकता हूं ये संसद सदस्य के रूप में मैं ज़रूर करूंगा और जो मैं योगदान दे सकता हूं हमारे देश के विकास और प्रगति के लिए मैं बिल्कुल करूंगा। तो 40 सालों का आपका अनुभव G20 में हमने देखा कि कितना शानदार भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है। श्रीनगर में G20 हुआ, दार्जिलिंग में मैं खुद आपके साथ वहाँ पर मौजूद था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब आप लोगों के मुद्दे लेकर राज्यसभा में जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में रहेगा? प्रधानमंत्री जी का यही मार्गदर्शन था कि ये G20 ना सिर्फ दिल्ली में होगी पर हमारे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ज़रूर होना चाहिए। और इसके 200 मीटिंग्स हमने 65 लोकेशंस में अरेंज किया और उसमें से ऐसे लोकेशंस थे और आपने इनके भी उदाहरण दिए श्रीनगर और दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे कभी पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कभी हुए नहीं। और अभी ये राज्य कहते हैं कि और ऐसे मीटिंग्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास वो कैपेसिटी है। तो ये जो कहते हैं ये गेम चेंजर्स हैं और ये देखते हुए हमें ये आइडिया होता है। जब आपकी राज्यसभा में एंट्री होगी, अगर हम बात करें कानून या नीति की, तो क्या क्या वो विशिष्ट क्षेत्र होंगे जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? मुझे जो लगता है कि जो भी देश के विकास और प्रगति के लिए जो भी एरियाज हैं, चाहे कि ये कॉमर्स हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंस हो, सिविल एविएशन हो, रेलवेज हो, जहां भी हमारे लोगों के मतलब हित में कुछ मुद्दे हैं, वहां पे हम जरूर योगदान दे सकते हैं। और या तो गृह मंत्रालय में जो सुरक्षा की ओर है या न्याय की ओर है, वो उसमें भी दे सकते हैं। तो जहां भी दरकार पड़े हम वहां पे योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये नई इनिंग्स देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
इसके अलावा स्वास्थ्य पेशेवरों को डिग्रियां यानी कि उपाधियां भी प्रदान की। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत पर अपने विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समाज के विकास में स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। Today in the era of disruptive technology, the era of changing geopolitics, the era of new aspiration, health sector is one among the key sector of our society. If society has developed or not, Prime Minister Modi has given a clarion call to all of us to enter country. By 2047, we have to be the developed country. And in Odisha, we all Odiyas have a place. By 2036, Odisha will be the developed state. एम्स भुवनेश्वर का 5वां दीक्षांत समारोह बेहद खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में कुल 643 छात्रों को डिग्रियां और 59 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। ये दिन छात्रों के लिए न केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतीक रहा बल्कि उनके जीवन का एक यादगार क्षण भी बन गया। इस अवसर पर डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल ने कुछ प्रतिभाशाली छात्रों से खास बातचीत की, जिन्होंने न केवल चिकित्सा शिक्षा पूरी की है बल्कि देश सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय भी किया है। एम्स में नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके इस वक्त हमारे साथ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नर्सिंग की पढ़ाई आपने पूरी कर ली है, क्या कहेंगे? नर्सिंग का एम्स भुवनेश्वर में मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा है कि यहाँ का जो ट्यूटर्स हैं एंड प्रोफेसर्स हैं बहुत साथ दिया है। उन लोग को सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोग हमें इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया और हर चीज़ में इतना अच्छे से गाइड किया, इसलिए हम आज इस जगह पे पहुँचे और जो भी आज अचीव किया है उन लोगों की वजह से हुआ है। थैंक्स टू ऑल आवर प्रोफेसर, टीचर्स, ट्यूटर्स एंड ऑल्सो आवर बैचमेट्स, दे ऑल्सो विल सपोर्ट सर। एम्स भुवनेश्वर की जर्नी बहुत अच्छी रही है और ये मेरी एकेडमिक गुरु माँ हैं जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, मेरे टीचर्स, मेरे कोऑर्डिनेटर्स, और उन्हीं की वजह से आज मुझे ये सारे गोल्ड मेडल्स मिले। हम सबको यहाँ बहुत अच्छा लगा है। भुवनेश्वर ने हमें एकदम होमली फीलिंग दी है। हमने अच्छे से पढ़ाई करी है। मैम का हमेशा हमें सपोर्ट रहा है। वो हमारे कोऑर्डिनेटर है आनंद सर, उन्होंने भी हमेशा हमें सपोर्ट किया है। तो हमारी जर्नी सबकी बहुत अच्छी रही और हमें सबको यहाँ पे दोबारा मिलकर भी अच्छा फील हो रहा है। इधर हम लोग पढ़ाई करके बहुत अच्छा फील किया। हम लोग इधर ये जस्ट सेकेंड होम की तरह था हमारे पास, तो टीचर्स बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को पढ़ाई करने में और पूरा जो फ्रेंड्स थे पूरा इधर सेकेंड होम की तरह था। सब लोग बहुत सपोर्ट किए, सब लोग हम लोग एक साथ पढ़ाई किया, बहुत अच्छा लगा। इधर से बहुत कुछ सीखा है और मतलब इतना दिन बाद आके एक होमली फीलिंग आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है कि यही टीचर्स हमें लगातार बीएससी में पूरा 4 साल यही लोग हमें मेहनत करने के लिए प्रेरणा दिए। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे एम्स नर्सिंग भुवनेश्वर के छात्रा को, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और आज वह मेहनत सफल हुआ। अपने कैमरा सहयोगी योगेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, भुवनेश्वर, उड़ीसा। नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। एक 26 साल की महिला का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। महिला को हार्ट पीजीआई चंडीगढ़ से मिला, जहां एक ब्रेन डेड पुरुष का अंगदान उनके परिवार वालों ने किया। महिला ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पहले ही नोटो में रजिस्ट्रेशन करा रखा था। अच्छा लग था कि उसको इमीडिएटली रजिस्टर करने के थोड़े दिनों में ही उसको एक डोनर मिल गया जो चंडीगढ़ पे ब्रेन डेड पेशेंट था। उसकी फैमिली ने ये अंगदान करने का निश्चय किया, जो कि बड़ा सराहनीय है। तो हार्ट हमारे को अलॉट हुआ। पेशेंट इस समय आईसीयू में चल फिर रहा है और नॉर्मल खाना खा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में कुल 34 पुरस्कार प्रदान किए गए। आंध्र प्रदेश को गोल्ड, मध्य प्रदेश को सिल्वर, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को ब्रॉन्ज पुरस्कार मिला। वहीं जम्मू कश्मीर को गोल्ड, सिक्किम को सिल्वर, मेघालय, लद्दाख को ब्रॉन्ज पुरस्कार प्रदान किया गया।
विदेशी मिशन में सिंगापुर को गोल्ड, न्यूयॉर्क को सिल्वर और वैंकूवर को ब्रॉन्ज पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्रालय नए निर्यातकों को नए बाजारों में बढ़ावा देने के लिए जिलों के साथ मिलकर काम करेगा। मंत्रालय जल्द ही नए बाजारों, नए उत्पादों और नए निर्यातकों को बढ़ावा देने के बारे में और दिशा निर्देश जारी करेगा। साथ ही वाणिज्य मंत्रालय और जिला ओडीओपी उत्पादों को नए बाजारों में बढ़ावा देने और नए निर्यातकों का समर्थन करने के लिए साझेदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के 773 जिलों ने भारत की सफलता की कहानी में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इस अशांत दुनिया में रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राज्यों, जनसंख्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर इस विकास की कहानी को संभव बनाया है। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की भी मौजूदगी थी। आगामी ओडीओपी पुरस्कारों के लिए हैंडबुक का डिजिटल रूप से शुभारंभ भी किया गया। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व में जब उथल पुथल चल रही है, उस बीच में भारत एक ओएसिस की तरह है। डेजर्ट के अंदर ओएसिस होता है ना, जहां पानी मिलता है, जहां पेड़ पौधे होते हैं। तो विश्व की उथल पुथल में भारत एक स्टेबल देश, एक ऐसा देश जहां विकास भी हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। हम 2014 में 11वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। इस वर्ष में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब भारत को मिलेगा। जब हम अपने यहाँ के कारीगरों को, अपनी यहाँ की इंडस्ट्री को, अपने यहाँ के कल्चर को, वहाँ के प्रोडक्ट को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के सामने लेकर के जाएंगे, तो ना केवल हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा वो प्रोडक्ट, बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सितंबर 2024 में दिए आदेश को खारिज कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया मनमानी है। राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर ये नियुक्तियां की हैं। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के पास इसे सही ठहराने के लिए कोई वाजिब कारण नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने पंजाब सरकार से यूजीसी के नियमों के मुताबिक नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादित कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अभी गिरफ्तारी से कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनका पोस्ट भड़काऊ है और अपरिपक्वता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का कुछ आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर से गलत फायदा उठाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। कोर्ट के रुख को देखते हुए हेमंत मालवीय आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट करने को तैयार हो गए। कोर्ट ने इस पर कल सुनवाई की बात कही। हालांकि कोर्ट ने इस दरमियान गिरफ्तारी से संरक्षण की राहत देने से इनकार कर दिया। वकील ने जब उनकी 50 साल की उम्र का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा कि उनकी उम्र भले ही 50 साल हो, लेकिन अभी भी बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें सिमी के प्रतिबंध को और 5 साल बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
सिमी के पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाए जाने के सरकार के आदेश को सही ठहराने वाले यूएपीए ट्राइब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने न्यायाधिकरण के 24 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मुजफ्फरनगर में कुख्यात शाहरुख पठान एनकाउंटर में मारा गया। इस संबंध में एसएसपी एसटीएफ सुशील कुमार धुले ने बताया कि शाहरुख पठान और एसटीएफ की मुठभेड़ के दौरान में शाहरुख पठान को गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां शाहरुख की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि इसका संबंध संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी से भी था। शाहरुख पठान के ऊपर आधा दर्जन से अधिक हत्या और रंगदारी के मुकदमे थे। इसके पास से 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर के साथ 50 से ज्यादा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बीती रात मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई। इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया और उस मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। तो यह कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन के लगभग मुकदमे पंजीकृत है, जो कि जिसमें से 3 हत्या के मुकदमे हैं और रंगदारी के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। और मुठभेड़ के उपरांत इसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर बरामद हुई है और 50 से अधिक कारतूस भी बरामद हुए हैं। श्रावस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। ये कार्रवाई सरयू नहर विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ की गई है। भिनगा तहसील क्षेत्र के गुलरा परसोहना गांव में हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात रहे। प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा धारकों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। नहर खंड के अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 2 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा था। दिए गए समय सीमा के अंदर घरों को नहीं हटाया गया तो जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन का सख्त रुख जारी है। आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी ताकि सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा सके और अवैध कब्जों को रोका जा सके। प्रश्नगत भूमि पर कुछ जो निर्माण थे वो स्थायी रूप से थे, कुछ अस्थायी रूप से थे। ये जो है नहर विभाग की ज़मीन थी, जो नहर खंड 3 है उसकी ज़मीन थी, और कुछ जो राजस्व की भूमि थी होलिका दहन के लिए जो चिन्हित थी वो ज़मीन थी। इनको पूर्व विगत वर्ष में नोटिस दिया गया था, उसके बाद 2 बार और इनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी जब स्वतः से नहीं हटाया गया तो नहर विभाग ने पुलिस और प्रशासन की मदद से अतिक्रमण को हटा दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने देश की सभी एयरलाइन कंपनियों को ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच कराने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को 21 जुलाई 2025 तक ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म का निरीक्षण अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा है। डीजीसीए ने यह आदेश 17 दिसंबर 2018 को अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA द्वारा जारी एक विशेष एयर बर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के संदर्भ में दिया है, जिसमें बोइंग 787 सहित कई मॉडलों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म में गड़बड़ी होने की संभावना को चिन्हित किया गया था। अथॉरिटीज़ अब ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए जांच सुनिश्चित कर रहे हैं। गौरतलब है कि डीजीसीए द्वारा ये कदम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि भारत के लिए ऐतिहासिक हरित छलांग। भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक अहम जलवायु प्रतिबद्धता पूरी हुई है। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता अब 484.8 गीगावाट है,
जिसमें से 242.8 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है, जो हमारी हरित प्रगति का एक सशक्त प्रमाण है। ये सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि 2047 तक एक हरित और स्वच्छ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और थाने के बीच 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग का पहला खंड खोले जाने का महत्वपूर्ण काम पूरा हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हाल ही में 310 किलोमीटर लंबे विशेष पुल वाइडक्ट का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है। ट्रैक बिछाने, ओवरहेड बिजली के तारों, स्टेशनों और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में संबंधित निर्माण कार्य में तेजी आई है। साथ ही संचालन और नियंत्रण प्रणालियों की खरीद का काम भी भलीभांति चल रहा है। जापान में तेज गति वाली रेलवे लाइनों के नेटवर्क शिकानसेन में अभी E5 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसकी अगली पीढ़ी की उन्नत ट्रेन E10 है। जापान और भारत के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी के तहत जापान की सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में E10 शिकानसेन ट्रेन चलाने पर सहमति व्यक्त की है। E10 ट्रेनें भारत और जापान में एक साथ शुरू की जाएंगी। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत समूचे 508 किलोमीटर लंबे गलियारे को जापानी शिकानसेन तकनीक से विकसित किया जा रहा है। ये गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित करेगा। साथ ही ये भारत और जापान के बीच प्रगाढ़ रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को भी दर्शाता है। बुलेट ट्रेन के संपूर्ण मार्ग पर सिविल कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें 310 किलोमीटर लंबे विशिष्ट पुल वाइडक्ट का निर्माण हो चुका है। 15 नदी पुल पूर्ण हो चुके हैं और 4 का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके 12 स्टेशनों में 5 बन चुके हैं और 3 का काम पूरा होने वाला है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित स्टेशन इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये स्टेशन भूमि से 32.5 मीटर नीचे स्थित होगा। इसकी नींव ऐसी तैयार की गई है कि इसके ऊपर 95 मीटर ऊंची इमारत बनाई जा सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की सफलता भारत में भविष्य के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का आधार तैयार कर रही है। भविष्य की इस तरह की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इस योजना के विकास में उल्लेखनीय तेज गति, अत्याधुनिक वैश्विक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने की भारत की क्षमता को दर्शाती है, जिसमें जापान परिवर्तनकारी यात्रा में विश्वसनीय भागीदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाती है। ऐसा ही एक झूठी और भ्रामक खबर कुछ लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर जापानी बुलेट ट्रेन नहीं चलाने का फैसला किया है, जो बिल्कुल ही गलत और भ्रामक है। रेल मंत्रालय इस भ्रामक खबर का खंडन करता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। लोगों से अनुरोध है कि किसी भी झूठी खबर पर ध्यान न दें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संगम नगरी देवप्रयाग में भारी बारिश के चलते भीषण भूस्खलन और पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। वहीं पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से एक गौशाला, एक मकान और 2 वाहनों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही आपदा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी। मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो अपने पन्नीदास जी का उनके बेटे भी घायल हैं, वो भी घायल हैं। दोनों से मेरी वार्ता भी हो गई। और 5-7 लोग जिनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, नगर पालिका की संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से मीटिंग करने आया हूँ। 7-8 परिवारों की मेरे सूची आई है, मैंने किया। वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष वहाँ पे है, हमारे जो है मंडल अध्यक्ष वहाँ पर है, और अभी लगभग 8-9 लोगों की सूची मेरे पास पहुँची है। तो उसका जो प्रोसेस सरकार के अंतर्गत आता है, उनका पुनर्वास की, विस्थापन की जो व्यवस्था, और जैसे जिनका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होंगे, किराए के मकान के पर उनकी व्यवस्था की जाए, जिसका किराया जो है आपदा प्रबंधन देगा। पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा ये
अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है, विस्थापन के लिए कहा गया है, एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। सावन के पहले सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कांवड़िए और शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना में जुट गए। शिवलिंग का जलाभिषेक, फूलों से श्रृंगार और भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठे। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। परंपरा के अनुसार सावन के पहले सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक मां गंगा के जल से किया गया। देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना जारी है। हमने 5 आदमी से स्टार्ट किया था आना यहाँ, ये हमारा 7वां साल है। आज 7वां साल है। आज हम 500 के करीब लोग आए हैं। एक प्रथा है जो पहला प्रथम जल चढ़ाने का, आज हम भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में हम यहाँ लाखों की संख्या में आकर जल समर्पित करेंगे। और इस सब के बीच कांवड़ यात्रा जारी है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। धीरे धीरे श्रद्धा का ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सभी विभागों ने कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी की है। ऐसे में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन के निर्देशन में पश्चिमांचल के 14 जिलों में तैयारियां की गई हैं। इस बार बिजली विभाग ने इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट फ्री कांवड़ यात्रा के लिए इस बार खास कवायद की है। खंभों पर करंट उतरने से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन ने बताया कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट फ्री कांवड़ संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। हमारा मेजर फोकस रहता है सप्लाई की तरफ कि हम 24 घंटा अनइंटरप्टेड सप्लाई दे पाएँ ताकि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई परेशानी या असुविधा नहीं हो। और दूसरा हमारा फोकस रहता है एक्सीडेंट फ्री कांवड़ को लेकर के कि कोई भी अप्रिय स्थिति, अप्रिय घटना विद्युत की वजह से नहीं हो। तो उसमें जहाँ भी हम गार्डिंग कराते हैं, हम लोग सभी से अनुरोध भी करते हैं कि सुरक्षित दूरी भी बना के रखें, जितने हमारे पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं उनसे, और साथ ही जितने भी टेम्प्रेरी शिविर लगते हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, उनसे भी हम ये अनुरोध करते हैं कि वो अस्थायी कनेक्शन ज़रूर लें। साउथ की दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रख्यात फिल्मी हस्ती बी सरोजा देवी जी के निधन से दुख हुआ। उन्हें भारतीय सिनेमा और संस्कृति की एक अनुकरणीय प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाएगा। उनके विविध अभिनय ने पीढ़ियों तक अमिट छाप छोड़ी। विभिन्न भाषाओं और विविध विषयों पर उनकी कृतियाँ उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करती हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महान फिल्म कलाकार बी सरोजा देवी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि महान फिल्म कलाकार बी सरोजा देवी जी के निधन से दुखी हूं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी बी सरोजा देवी जी ने विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करके और विविध किरदार निभाकर भारतीय फिल्म जगत में अमूल्य योगदान दिया। सिनेमा की प्रगति के लिए उनके आजीवन प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। ओम शांति। वहीं दक्षिण भारत की दिग्गज अभिनेत्री सरोजा देवी के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, महान कन्नड़ अभिनेत्री बी सरोजा देवी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं, जिनका शानदार करियर तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में फैला था। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कालातीत अभिनय और भारतीय सिनेमा में उनका अमूल्य योगदान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। उनका जाना सिनेमा जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि टोरंटो में रथ यात्रा में बाधा डालने के मामले को भारत सरकार ने कनाडा के समक्ष मजबूती से उठाया है। ये घटना कुछ शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई, जो त्योहार की भावना के विरुद्ध है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की निंदनीय हरकतें खेदजनक हैं और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन की उस भावना के खिलाफ हैं जिसका उद्देश्य एकता, समरसता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है।
भारत ने कनाडाई अधिकारियों से इस घटना के दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रवक्ता ने यह भी आशा जताई कि कनाडा सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। पिछले दिनों कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय की रथ यात्रा के दौरान अज्ञात लोगों ने श्रद्धालुओं पर अंडे फेंके, जिससे नस्लवाद और विदेशी द्वेष के गंभीर आरोप लगे हैं। ये घटना इस्कॉन टोरंटो द्वारा आयोजित 53वीं वार्षिक रथ यात्रा के दौरान हुई, जिसमें हजारों लोग भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी के सम्मान में सड़कों पर भजन और कीर्तन कर रहे थे। अगली खबर की ओर चलते हैं। रूस से जारी युद्ध के बीच अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यूएस यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजने जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी पैट्रियट मिसाइलें भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिन में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रात में बमबारी होने लगती है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इसकी लागत का भुगतान करेगा। ये कदम यूक्रेन की रूस से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों से रक्षा करने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उठाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के रवैये से वो निराश हैं। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। देश भर के 100 प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं मिलकर भाग लेंगी। इस शिविर में कुल 500 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। आस्था की नगरी बनारस, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अब इस आस्था की नगरी से ड्रग्स मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की शुरुआत की जा रही है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। गंगा तट और काशी के पवित्र घाटों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इस शिविर को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्वरूप प्रदान करेगी। इस शिविर का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में युवाओं की अगुवाई में एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। 2047 के लक्ष्य को लेके देश के युवा कैसे व्यसन से मुक्त हो, कैसे डी एडिक्शन अभियान के साथ जुड़े, उसके लिए स्कूल, कॉलेज या तो जहां भी युवा है वहां जिस प्लेटफॉर्म उसमें उपयुक्त है, सभी प्लेटफॉर्म का यूज करके एक बड़ा अभियान चालू करना है। ये अभियान को आकार देने के लिए वाराणसी में युवा स्पिरिचुअल समिट यानी कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का आयोजन करा गया है। इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और देश भर के 100 प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं मिलकर भाग लेंगी। इस शिविर में कुल 500 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। शिविर के मुख्य उद्देश्य: काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाना, जिसमें स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और सहकारी समितियों की भूमिका रेखांकित की जाएगी। सरकार और आध्यात्मिक संगठनों के बीच युवाओं के कल्याण के लिए सशक्त साझेदारी स्थापित करना, 1 वर्ष की ठोस कार्य योजना तैयार करना, जिससे नशा मुक्ति अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। युवाओं के सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र के लिए एक प्रभावशाली टैगलाइन तैयार की जाएगी, जो उनके दृष्टिकोण और संकल्प को दर्शाएगी। कार्यक्रम की संरचना एवं प्रारूप कुछ इस प्रकार होंगे। 18 से 20 जुलाई 2025 वाराणसी। 2 दिन में कुल 4 विषयगत सत्र होंगे, जिनमें प्रत्येक सत्र की अवधि लगभग 90 मिनट होगी। 20 से 30 मिनट विशेषज्ञ वक्ताओं की प्रस्तुति की जाएगी। 30 से 40 मिनट युवा नेताओं के साथ पैनल पर चर्चा का आयोजन होगा। 10 से 15 मिनट प्रश्नोत्तरी एवं सुझाव सत्र का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभागियों की बात करें तो इस शिविर में देश भर के 100 आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाओं से प्रत्येक संगठन के 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुल प्रतिभागियों की संख्या 500 होगी।
इस चिंतन शिविर का समापन एक काशी घोषणा पत्र के साथ किया जाएगा, जो देश में नशा मुक्त अभियान के लिए एक दिशा निर्देशक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत समिट की शुरुआत होने जा रही है और इस समिट का मकसद है कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखना। और इस समिट में लगभग 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के 5 प्रतिनिधि जो हैं वो शिरकत करेंगे, यानी कुल 500 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे, ताकि इस मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके और युवाओं को जो नशे की लत है उससे बाहर निकाला जा सके। कैमरा विनोद के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हरा दिया। इंग्लैंड द्वारा जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 170 रन ही बना पाई और मुकाबला गंवा दिया। मुकाबले के 5वें दिन भारत ने 58 रन के आगे खेलना शुरू किया। हालांकि भारत की शुरुआत निराशाजनक रही और ऋषभ पंत 71 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद केएल राहुल 58 गेंद में 6 चौके की मदद से 39 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद नीतीश रेड्डी 13 रन बनाकर आउट हुए। 5वें दिन भारत को 7वां झटका वॉशिंगटन सुंदर के रूप में लगा। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 61 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इससे पहले चौथे दिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी। यशस्वी जायसवाल खाता खोले बिना आउट हो गए, जबकि करुण नायर ने 14 रन और कप्तान शुभमन गिल केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य रखा था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। राष्ट्रीय खबरें हो